हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में ही बजट पेश किया गया पार्लियामेंट में। उसमें क्या हुआ कि 1% कंपनीज का जिक्र हुआ बिजनेसेस के फील्ड में। हालांकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आखिर ये 1% कंपनी का क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या माजरा है, कब से शुरू हुआ ये, और बजट में आखिर इस पे क्या क्या रिलेवेंस में, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें बजट में बताई गई। इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ओपीसीज। ओपीसीज मीन्स 1% कंपनीज। देखिए, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे वीडियो के क्वालिटीज को आप देख सकते हैं। अब देखिए, 1% कंपनी क्या होती है, पहले इसको जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसको समझना, उसको जानना, उसके एक एक पॉइंट को, उसके एक एक वर्ड को डिकोड करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, इसमें है 1% कंपनी, वन अकेला, पर्सन और कंपनी, ये तीन इसमें कंपोनेंट है। इसका मतलब इससे एक चीज समझ में आ रही है आपको, आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये ऐसी कंपनी होगी जिसको रन करने वाला सिर्फ एक ही आदमी होगा। जैसे मान लीजिए कि एक राम है, राम ने क्या किया कि एक कंपनी बनाई और राम उस कंपनी को चला रहा है। और राम उस कंपनी को चलाते चलाते उस कंपनी को धीरे धीरे करके उसे एक नई ऊंचाइयों पर लेके गया। तो उसकी एक लिमिट है कि ये कब तक 1% कंपनीज रहेगी। जैसे जैसे राम आगे बढ़ता गया, उसके पास और भी शेयर होल्डर उसको मिलते गए, जैसे आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो उसको और भी शेयर होल्डर मिलते गए और धीरे धीरे उसकी कंपनी बड़ी होती चली गई। कंपनी का उसके ग्राफ जो है वो बढ़ने लगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये 1% कंपनी का ही है। और सरकार यही चाहती है कि 1% कंपनी को, जैसे कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले वो अकेले ही एक पर्सन के द्वारा रन की जाती है। तो 1% कंपनी से 1% कंपनी किस तरह से स्टार्ट करके सरकार उस कंपनी को एक हाई लेवल का दर्जा दे पाए, क्योंकि स्टार्टअप जो होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मौका चाहिए, और ये 1% कंपनी एक तरह का वही एक्सपेरिमेंट है। अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं थोड़ा। देखिए, होता क्या है कि 1% कंपनी क्या है, इसमें अगर डिफिनेशन के तौर पे इसे देखेंगे तो ये एक कंपनी है जो कि फॉर्म की जाती है जस्ट 1% के द्वारा। सिर्फ एक आदमी इसको जो है रन करता है एज ए शेयर होल्डर। मतलब वो अकेला, मतलब अगर वो आदमी जो है वो स्टार्ट जब होती है कोई कंपनी तो उसका 100% का शेयर होल्डर होता है। ये 100% कोई भी अमाउंट हो सकता है, ये लाख करोड़ में नहीं है। ये अमाउंट जो है कई लाख का भी हो सकता है, कई करोड़ों का भी हो सकता है, लेकिन हर एक का एक कैपिटल गैप है, एक लिमिट है। और वो क्या चीज है वो हम अभी आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1% कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक अकेले पर्सन के द्वारा रन की जाती है। और देखिए, ये कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी भी एक होती है और एक होती है पब्लिक सेक्टर की कंपनी। पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है और एक होती है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और 1% कंपनी, इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि देखिए, पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो होती है वो रन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती है उसमें मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर उसमें होने जरूरी हैं। अगर टू पीपल उसमें नहीं है तो कंपनी प्राइवेट नहीं मानी जाती। तो उसमें 2% कम से कम होने चाहिए, तब आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोई भी कंपनी को बनाने के लिए। तो कम से कम 2 मेंबर जरूरी हैं एक प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन ओपीसीज यानी 1% कंपनी में के केस में इसका ये एकदम उल्टा ही है। इसमें सिर्फ आपको 1% रन करने के लिए चाहिए। और ये काफी अलग होता है, काफी अलग होता है प्राइवेट कंपनी से, जिसमें सिर्फ कम से कम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, 2 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो जो भी प्रैक्टिकल पर्पज से देखा जाए तो ये सब एक प्राइवेट कंपनीज की तरह ही होती हैं। मतलब देखिए, अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जो अकेला एक पर्सन के द्वारा रन की जा रही है और वही अकेला पर्सन उस कंपनी का पूरा शेयर होल्डर है उस कंपनी में, तो वो कंपनी ओपीसी की लिस्ट में आएगी। प्राइवेट सेक्टर के केस में जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तो उससे काफी अलग होती है। लेकिन ये चलती प्राइवेट कंपनी की तरह ही है, क्योंकि देखिए, इसे गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती, ये अपनी फंडिंग खुद करती है। ये एक तरह का स्टार्टअप जनरेट करती है। तो स्टार्टअप सेक्टर और स्किल इंडिया को बूस्ट करने के लिए ये 1 कंपनी का कॉन्सेप्ट सरकार ने बूस्ट किया है इसको, कि 1 कंपनी, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी, ताकि एक यंग और आजकल के जितने इंजीनियर से जो बाहर निकल रहे हैं, जितने एमबीए और बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके लोग बाहर निकल रहे हैं, वो भी अकेले अपने दम पे एक कंपनी खड़ी करने की हिम्मत कर सके। तो ये सरकार कहीं ना कहीं उसे बूस्ट कर रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आखिर अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है किसी चीज को लेके कि आखिर जरूरत क्या है,
क्या जरूरत है ओपीसी की, ओपीसी क्यों बनाना है हमें? देखिए, दो तरीके की कंपनियां, अगर ओपीसी की लिस्ट में अगर आप देखिए तो ओपीसी की लिस्ट में भी एक इसकी दो ब्रांचेस हो जाती हैं। एक तो ओपीसी खुद है, दूसरा अगर ये किसी चीज के साथ लोग इससे कंफ्यूज होते हैं तो वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है और ओपीसी, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों अपने में आप में काफी अलग हैं। और ये अलग क्यों हैं एक दूसरे से? देखिए, एक ओपीसी है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। आखिर ये दोनों अलग क्यों हैं? ये अपने कानून, सरकार ने जो इन दोनों के ऊपर कानून बना रखे हैं उनको लेके देखा जाए तो ये दोनों आपस में बहुत ही डिफरेंट है। आखिर कैसे? देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, ओपीसी के लिए क्या है, कोई भी एक आदमी हुआ और कोई भी एक कंपनी हुई, वो उसको जो लॉ होता है, जो हमारा कानून है, भारतीय कानून व्यवस्था जो है, वो देखती है कि वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। लीगल एंटिटीज क्या होती हैं? लीगल एंटिटीज का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहां से आप कंपनी ऑपरेट करें। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो इस जगह से अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। तो अगर इस यहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ये गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट, अगर यहाँ हमारी कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई और वो जो अकेला पर्सन उस कंपनी को चला रहा है उसने कहा कि वो उस समय उस कंपनी में था ही नहीं, मान ली कहीं आग लग गई और वो बोला कि इस कंपनी में वो उस समय था ही नहीं, हालांकि मालिक वही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि दोनों को अलग अलग देखेगी। वो इस पर्सन के नाम पे एफआईआर नहीं करेगी, वो एफआईआर करेगी इस कंपनी के नाम पे, उसकी कंपनी के नाम पे एफआईआर करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, हाँ उसे नोटिस दे दी जाएगी लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा कि लीगल एंटिटीज में मतलब सेपरेट लीगल एंटिटीज आखिर क्या चीज है। तो एंटिटी भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमें पैसे देती है। एक तरह से इसको हम मान सकते हैं कि ये एक एसेट होती है। एसेट का मतलब होता है कि जो चीजें हमें पैसा देती हैं। जैसे आपने एक मकान बनाया और उसको किराए पे चढ़ा दिया तो वो मकान आपको बराबर पैसा देगा, तो ये आपका पर मंथ आपको पैसा आता रहेगा। तो ये आपका जो है एसेट हो गया क्योंकि आपको बराबर पैसा दे रहा है। लेकिन अगर यही मकान खराब हो जाए और आपके पास एक मकान है और उसको आपने किराए पे नहीं दिया है, तो हर महीने उस पर कोई ना कोई तरह के नए नए तरीकों के खर्च आ रहे हैं, तो वही मकान आपका जो है वो एक आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और वो आप जब भी उस मकान में कभी 2 महीने 4 महीने बाद आते हैं रहने के लिए, तो उसमें आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो ये अंतर होता है। तो देखिए, ओपीसी, जैसे मैंने बताया कि ओपीसी और सोल प्रॉपर्टीशिप को अलग होती हैं। कैसे? कानून की नजरों में, कानून की नजरों में ये दोनों एक अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके की अपने इनका महत्व है। तो इसे, क्योंकि ये जो ओपीसी होती है उसमें पर्सन होता है और वो जो कंपनी होती है उसे सेपरेट लीगल एंटिटीज माना जाता है कानून की नजर में। और जो अकेला ओनर होता है उसकी लायबिलिटी होती है सिर्फ उसके उस पर्सन के इन्वेस्टमेंट पे, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी होती है, जो उसकी जिम्मेवारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो मान ली एक पर्सन ए है, तो वो किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, उसने कुछ पैसे, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए, उसने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट इन द सेंस कि उसने ये किसी और कंपनी में नहीं, उसने अपनी ही कंपनी में, मान लीजिए उसका कोई प्लान है, कोई उसका प्लान, मान लीजिए उसने कोई प्लान बनाया कि हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम नई चीजों की शुरुआत करेंगे, तो वहां से उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए अपनी कंपनी में लगाया, जिसमें उसने रूम का किराया भाड़ा और बाकी सारी चीजों पे, उसने रॉ मटेरियल्स पे उसने खर्चा किया। मान लीजिए कोई कपड़े का अपैरल इंडस्ट्री में कोई कदम रख रहा है, तो उस चीज में, तो वो जो सोल ओनर होता है उसकी लायबिलिटी जो होती है उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट तक ही होती है। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें जो ओनर होता है और उसका जो बिजनेस होता है, बिजनेस इन द सेंस कि उसकी कंपनी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही मानी जाती है। कानून उसे मानता है कि दोनों एक ही चीज है। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक रामू है, रामू के पास एक कंपनी है, पटाखों की कंपनी है, मान लीजिए उसने नया आपने खोला है और वो अकेला ही इसको चला रहा है, अकेले ही खुद ही पटाखे लाता भी है, पटाखे बनाता भी है, हर काम, मतलब उसमें और कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो अकेले ही उसमें काम कर रहा है। तो ऐसे केस में रामू पे अगर इस पटाखे की कंपनी में आग लग जाती है तो इसको अलग देखा जाएगा और रामू को अलग देखा जाएगा। और रामू को जो लायबिलिटी होगी वो उसके इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि ये माना जाएगा रामू इससे कनेक्टेड होगा क्योंकि इस पर्सनल जगह पे उसने अपना पैसा लगाया है, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, जो मैंने पिछला चर्चा किया था ओपीसीज में। तो सोल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब इस पे रामू अगर कोई कंपनी चला रहा है और वो भी सोल प्रॉपर्टी, वो अकेला ही मालिक है इसमें भी, लेकिन उसके पास कई एम्प्लॉय भी हैं इसमें, तो क्या होगा कि जब इस पटाखे कंपनी में आग लगेगा तो उससे अगल बगल और बाकी जगहों पे जो नुकसान होगा, जो एफआईआर उस पर होगा वो गवर्नमेंट करेगी, या एफआईआर जो उस पर वहाँ के लोकल के द्वारा किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ वो
चाहे इस पे हो, चाहे रामू के नाम पे हो, चाहे उसकी कंपनी के नाम पे, दोनों के नाम पे एफआईआर दर्ज होगा। मतलब दोनों को ही एक माना जाएगा कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सोल प्रॉपर्टीशिप में यही होता है कि उसमें कंपनी जो होती है सोल प्रॉपर्टीशिप में, वो उन्हें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं देखा जाता। उससे माना जाता है कि दोनों जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों सेम है। और ओनर के पास इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द सेंस क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और वो डिफरेंट लीगल एंटिटीज नहीं माने। जैसे हम ओपीसीज में उसको डिफरेंट लीगल एंटिटी माना जाता है, तो वो चीज है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ओपीसी किस तरह से सोल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। क्या था उसमें ओपीसी में? ओपीसी में क्या था कि पर्सन था, और पर्सन को और कंपनी को, दोनों को लॉ कानून की नजरों में दोनों को अलग अलग लीगल एंटिटीज देखा जा रहा था। जबकि और जो सोल ओनर कंपनी था उसमें बिजनेस और उस ओनर को सेम तरीके से देखा जा रहा था उसकी। और जो ओपीसी था उसमें लायबिलिटी जो थी वो पूरी की पूरी उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे थी। लेकिन वही अगर सोल प्रॉपर्टीशिप में बोला जाएगा तो वो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, और वो अलग एंटिटी नहीं मान जाती थी। जो जो उसके ऊपर केस होगा वही उसकी कंपनी पे भी उसका वही इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसकी कंपनी पे केस होगा तो एफआईआर उसके नाम पे भी रजिस्टर्ड होगा, उससे उस रामू को भी जेल जाना होगा। तो ये सारा मैटर है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये नया आइडिया है? क्या ये कुछ ऐसा कुछ नया है जो अभी हमें पता चल रहा है कि मतलब कभी इसको देखा ही नहीं गया पहले के समय में? तो देखिए, यहाँ से आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपका क्वेश्चन कहाँ से इसमें बनेगा। देखिए, अब नया आइडिया के केस में हम ये कर सकते हैं। देखिए, जे जे ईरानी कमेटी यही आपका क्वेश्चन होगा। जे ईरानी कमेटी बनी थी जो कि रिपोर्ट देती कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ होता है, हर कंपनी को देश में रन करने के लिए कंपनी लॉ बनाए जाते हैं। तो उस कंपनी लॉ की रिपोर्ट को रेडी करने के लिए जे ईरानी कमेटी बनाई गई थी। उसने अपने रिकमेंडेशन को सबमिट किया था 2005 में। तो ये मतलब 2005 से ही चल रहा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि ये कोई नई कंपनी नहीं है, कोई नया आइडिया नहीं है जो अभी बजट में इसका जिक्र हुआ है। अब देखिए, इसमें क्या है कि 2005 में जो जे ईरानी कमेटी, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि ओपीसी जो होते हैं उनसे रिलेटेड कमेटी अगर कोई है बताना हो तो बताइए। तो उसमें ओपीसी के लिए कमेटी कौन सी बनी थी? तो जे ईरानी कमेटी बनी थी। जे ईरानी कमेटी, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, इसमें क्या था कि जो यहाँ पे क्या किया था, जो कमेटी ने अपने सजेशन को रिकमेंड किया था, रिकमेंडेशन जो उसने दिया था 2005 में, वो क्या था? उसमें यह कहा गया था कि यहाँ पे ज़रूरत है एक फ्रेमवर्क बनाने की। किसके लिए? स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ओपीसीज नहीं है ये स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं। जितनी छोटे इंटरप्राइजेस हैं, छोटी कंपनियां हैं, और जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन उनका साइज जो है वो उस लेवल का नहीं बर्डन क्रिएट करता है। मतलब उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। जो बाकी की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं या इस टाइप की कंपनीज हैं, उनसे उनका कद और उनकी जो इकोनॉमी होती है वो काफ़ी छोटी होती है। वो काफ़ी छोटे स्तर पर कंट्रीब्यूट करती हैं और वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमें एक, जे ईरानी कमेटी ने बताया कि हमें एक ज़रूरत है अब इस समय, प्रेजेंट के समय को देखते हुए, कि हम एक फ्रेमवर्क को डेवलप करें स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए और छोटी कंपनियों के लिए, जैसे कुटीर उद्योग होता है उसी तरीके से, जो कि इंडियन इकोनॉमी में अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। और वो उस तरीके का बर्डन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी में कोई लॉस होता है तो उसका फर्क ढेर सारे लोगों को पड़ेगा। लेकिन अगर वही किसी छोटी कंपनी में लॉस होता है तो, या किसी छोटे इंटरप्राइजेस में लॉस होता है, तो कोई बड़े लोगों पर ज़्यादा बड़ा इफेक्ट, उसके बहुत ढेर सारे लोग उससे नहीं जुड़े हैं, बहुत ढेर सारे लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अंतर होता है। तो इसने जे ईरानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें ये कहा कि 2005 में रिपोर्ट को सबमिट किया था उसमें कहा गया था कि ये फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। जितनी भी स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो कि बर्डन नहीं क्रिएट करती हैं बाकी के पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की तरह। तो उसमें ये कहा इन्होंने कि इस तरह की जो एंटिटी होती हैं वो एक स्मॉलर रिजीम के साथ, हालांकि उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है, जैसे कि देखो सिंगल इंटरप्रेन्योर, जो कि सिंगल इंटरप्रेन्योर है, अकेला इंटरप्रेन्योर है, वो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव न बने कि वो अपनी टाइम, एनर्जी और अपने रिसोर्सेस को प्रोसीजरल मैटर में खर्चा करे। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि देखिए, जे ईरानी कमेटी बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जे ईरानी कमेटी को मेंटेन किया गया है, बनाया गया। तो उसमें यह बोला गया कि 2005 में उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, तो उसमें यह बोला गया
इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा कि जो भी इस हमें ज़रूरत है अभी कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएं, जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कंपनीज हैं उनके लिए, और स्मॉल कंपनीज और जितनी स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करें कि जिससे कि वो अपने बिजनेसेस को अच्छे तरीके से चला सके। तो देखिए यहाँ पे छोटी कंपनियों का सेंस वो भी होता है जो आदमी अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है अपना, जैसे रामू हो गया, या कोई ऐसा बिजनेस होगा जो कि एक पूरा, और मतलब समझ लीजिए कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड कर रहा है, पूरा जो अपने एक पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर चल रहा है। तो उसमें छोटी कंपनियों में ये आ जाते हैं दोनों लोग, लेकिन दोनों की एनुअल उनकी जो एनुअल टर्नओवर होता है, जो एनुअल उनकी कमाई होती है, जो उनका एनुअल प्रॉफिट होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जो जे रानी कमेटी की 2005 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही कहा गया कि इस तरह की एंटिटी जो होती हैं वो एक सिंपलर रिजीम में होती हैं। हालांकि उसमें जितने भी सिंगल एंटरप्रेन्योर है उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि वो अपने टाइम, एनर्जी और अपने रिसोर्सेज को, जो प्रोसीजर होते हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं, उसमें खर्चा करने के बजाय वो टाइम, प्रोसीजर, टाइम, एनर्जी और अपने मनी को उस डायरेक्शन में लगाएं जिससे कि वो बिजनेस आगे बढ़ पाए। तो ये इनका रिकमेंडेशन था जे रानी कमेटी का छोटी कंपनियों के लिए, और वहां से जन्म हुआ ओपीसीज का जन्म वहां से हुआ। तो अब क्या आप समझ में आ गया होगा ओपीसी का जन्म कहां से हुआ। तो देखिए इसमें क्या था कि जो कानून बनाया गया, आप देखिए जब ओबीसी बनी तो कोई कानून भी बनेगा, तो जो लॉ बना ओपीसी पे वो इस ऐसा बना कि उसमें देखिए इसमें ये कहा गया कि जो भी ओपीसी यानी इस तरह की जो कंपनी होती हैं, जहां पे किस तरह की कंपनी, जहां एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक एनुअल जनरल मीटिंग है। इस तरह की मीटिंग्स को एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। कंपनी में हर साल कंपनी अपने मुनाफे के लिए और कहाँ कहाँ घाटा हुआ, इन जैसे इकोनॉमिक सर्वे होता है गवर्नमेंट का, ठीक उसी तरीके से। तो ये क्या करती है कि एक सर्वे करती है अपना कि कहाँ घाटा हुआ, कहाँ क्या हुआ। तो कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें वो डिस्कस करते हैं फ्यूचर को भी, फ्यूचर में कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है उसको भी, और साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि हम पिछला कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए, जहाँ हमको लॉस हुआ या जहाँ हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है। इसमें क्या है कि जनरल मीटिंग में क्या होता है, जब जनरल मीटिंग इस तरह की हो जाती है तो जितने भी लोग, जैसे ये मालिक है, मान लीजिए बॉस है, तो ये क्या करेगा कि इन सब का जितने भी 6 लोग आपको दिख रहे हैं उन सबका वो सिग्नेचर लेगा, उन सबका सिग्नेचर लेगा। तो इसमें क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें क्या होता है, सिग्नेचर की जरूरत होती है दोनों की, किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की और डायरेक्टर की, अपने की उनके एनुअल रिटर्न्स पे, जो कि रिक्वायर्ड होती है कंपनीज के लिए। और बाकी जो उसके एम्प्लॉय होते हैं वो भी जगह जगह पे, जिनका जहाँ पे जैसा उनका रिपोर्ट तैयार होता है जिस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनके भी सिग्नेचर को वहाँ लिया जाता है। तो ये पूरा मैटर हुआ। तो उसमें यही कहा गया कि जो भी लॉ कानून बना ओपीसी पे, वो लिया कि इस तरह की कंपनी को जरूरत नहीं है इस तरह की एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, और इन्हें ये भी जरूरत नहीं है कि वो सिग्नेचर ले कंपनी सेक्रेटरी की या डायरेक्टर की अपने एनुअल रिटर्न के लिए, क्योंकि देखिए यही एक प्रोसीजर है जो अभी हमने बात किया था आपको पुराना, कि प्रोसीजरल के बारे में मैंने बात किया था कि उनको जिससे कि वो प्रोसीजरल मैटर से दूर हों। तो ये वही चीज है कि प्रोसीजर की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो ये जो प्रोसीजर मैटर के मैंने कहा था वो वही चीज है ये, कि प्रोसीजर कंपनी, यही प्रोसीजर कि उनको ना तो एनुअल जो ओपीसीज हैं, कानून बना ओपीसी के ऊपर, उसमें यही कहा गया कि इस तरह की कंपनी को जरूरत नहीं है कि वो कंडक्ट करें एनुअल जनरल मीटिंग को, और ना ही इनको कोई जरूरत है कि सिग्नेचर ये करवाएं कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस होता है उससे, और जो डायरेक्टर होता है एनुअल डायरेक्टर किस पे, अपने एनुअल रिटर्न पे, कि उनको एनुअल कितना उन्होंने कमाई की, जो कि बाकी कंपनियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये कुछ कानून था। तो अब समझ में आएगा ओपीसी क्या है। अब देखिए बजट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो बजट अभी हाल ही में आया उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओपीसी पे, उस बजट का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम 2014 से ले तो देखिए 2014 तक जब मोदी गवर्नमेंट नहीं, मतलब उसमें थी, और उस समय जब 2014 में रूल जब बना था, तो ओपीसी देखिए समय समय पे चेंज होते रहते हैं रूल। तो 2014 में जो रूल बना था उसमें वो कहा गया था कि कोई भी ओपीसी होती है वो उसका जो एक उसका एक स्टेटस, जैसे उसका जो स्टेटस होता है कि वो अपना शेयर कैपिटल 50 लाख रुपया से बढ़ा 50 लाख रुपया, या उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो बाकी के 3 ईयर का मिला के कम से कम 2 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसको हटा दिया गया था। देखिए वो क्या है ये चीज़। 2014 में क्या हुआ, 2014 में जो रूल बना उसके हिसाब से जो भी ओपीसी है, यानी 1% कंपनी वाली कोई आदमी जो अपना कंपनी चलाता है, उसमें क्या है कि उसका स्टेटस जो होता है, उसका जो शेयर कैपिटल है वो माना गया कि कम से कम 50 लाख रुपया, या
उसका जो टर्नओवर है तीन, या तो एक साल में 1 ईयर में, या तो उसका टर्नओवर ओपीसी, मतलब क्या था, मतलब ये था कि ओपीसी उन्हीं कंपनियों को माना जाएगा जिसका खपत कम से कम 50 लाख रुपए का हो, 50 लाख रुपीज का हो, या 3 साल में 3 ईयर्स में 2 करोड़ रुपए तक या उससे ज्यादा हो, तो उन्हें ओपीसी की लिस्ट में रखा जाएगा। 2014 का रूल था कि अगर ओपीसी कोई कंपनी 1% कंपनीज बन रही है तो उनको जरूरत है कि वो 50 लाख रुपया उनका जो है उनका शेयर कैपिटल हो, और या उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो हो 3 सालों का वो 2 करोड़ रुपए, यानी एक साल में वो 50 लाख रुपए कमाए 1 ईयर में, या वो 3 सालों में 2 करोड़ या उससे ज्यादा कमाए। तो ये एक 2014 का था। अब बजट में क्या किया गया, बजट में इसमें चेंजेस हुआ, और क्या चेंजेस अभी हम आपको बताते हैं। देखिए बजट में क्या हुआ कि जो ये क्या कहते हैं, ये जो चेंजेस किए गए उसमें क्या किया गया, बजट में जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से जो ये चीज थी 2014 के रूल को, देखिए 2014 के रूल में को जिसे मैंने बताया कि बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। 2014 में जो रूल आया ओपीसी को लेके कि कम से कम 50 लाख रुपया या एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ये पूरे मतलब चीज को हटा दिया गया है। ये अभी के जो हमारा 2021 का जो बजट आया है उसमें इस चीज को पूरी तरीके से हटा दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप खुल के बिजनेस करिए और आपको कोई टोकेगा नहीं। और समझ में आया आप लोगों को कि ये क्या चीज़ है? अगर नहीं समझ में आओगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मेन बात यही थी ओवरऑल कि 2014 के रूल के हिसाब से वो जितनी भी 1% कंपनीज हैं उन्हें उनका जो शेयर कैपिटल उनका होता है, जो वो जनरेट करते हैं, जो वो इन्वेस्ट करते हैं, वो 50 लाख रुपया या उससे ज़्यादा, और ये उनका एवरेज जो टर्नओवर होना चाहिए वो 3 सालों में 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। उस चीज़ को हटा दिया गया है अभी 2021 के बजट में। तो ये इम्पैक्ट पड़ा ओपीसी पे कि उन्हें एक तरह से फ्री हैंड मिला कि वो खेल सकें। अब देखिए एनआरआईज के लिए क्या है इसमें, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जितने हैं हमारे, जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन हैं इंडियन ही, उनके लिए क्या है, उसको भी उन बजट में इनको भी एनआरआईज को भी रखा गया। इसमें ये भी कहा गया कि इसमें क्या किया गया कि एनआरआई के लिए पहले क्या नियम था कि अगर आप एनआरआई हैं और आप एक ओपीसी सेट करना चाहते हैं तो आपको इंडिया में, मतलब आप अगर मान लिया कोई अमेरिका में रह रहा है और चाहता है कि वो अपनी कंपनी बनाए, तो उसे क्या करना होगा कि उसे इंडिया में सेटअप करना होगा कम से कम 122 दिन पहले वो इंडिया में आएगा, 182 दिन पहले वो रहेगा इंडिया में, उसके बाद ही वो मतलब ओपीसी का उसको लाइसेंस मिलेगा। तो उसको कम से कम उसकी जो रेसिडेंसी लिमिट थी वो रखी देख दी गई थी, तो 82 दिन तक उसको रहना ही रहना है, जिससे कि गवर्नमेंट सरकार पर भरोसा कर सके। अब इसको घटा के 120 दिन कर दिया गया है, मतलब इसमें 62 डेज घटा दिए, यानी आप बस आइए 4 महीना अगर कोई एनआरआई हमारे यहाँ आकर रहता है तो वो अपनी कंपनी ओपीसी को जनरेट कर सकता है। तो ये इसमें था बजट में। अब देखिए जो ये सारे चेंजेस हुए वो उसमें एक अलग से एक प्रपोजल भी दिया गया जिससे इंक्रीज करें जो भी उसका कैपिटल बेस और टर्नओवर होता है, एक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है हर एक कंपनी का अपना एक थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि जो कि क्लासिफाइड कहता है, जिसे थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक लिमिट होती है कि कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए 2 करोड़ है या 3 करोड़ है, तो इतना एक गैप है कि अगर 2 करोड़ हो रहा है तो इसके ऊपर जाएगा तो हम उस पर टैक्स लेंगे। इस तरह की जो नियम कानून बनते हैं थ्रेशोल्ड की लिस्ट में आते हैं। तो थ्रेशोल्ड किसी कंपनी का जो कैपिटल बेस और टर्नओवर होता है, वो कोई भी कंपनी का जो थ्रेशोल्ड होता है जो कि ये बताता है कि वो कंपनी स्मॉल है या मतलब ये स्मॉल है या बिग इंटरप्राइजेस में आती है वो। तो इसका मतलब ये है कि वो अब जो जितने भी एनआरआई हैं वो क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। जो बजट की स्पीच में मैंने बताया आपको कि 2014 में जो रूल आया था, उसके बाद 2014 में जो रूल आया था जिसमें 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक था, उसको जो है हटा दिया गया। तो अब उसकी जगह पे क्या था कि चेंजेस के साथ एक प्रपोजल आया जिससे कि जो कैपिटल बेस होता है और टर्नओवर होता है कंपनी के थ्रेशोल्ड लिमिट का, वो जो कि ये बताता है कि वो कंपनी छोटी है ना, उसे क्या किया गया, थोड़ा सा उसको उसके टाइम को थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और जो कैपिटल बेस लिमिट होता है उसको बढ़ा के 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, और टर्नओवर लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। तो समझ में आया आप लोगों को कि आखिर ये चीज क्या है? इसमें बेसिकली ये है कि ये जो भी चेंजेस बजट में हम लोग को देखने में मिले हैं, उन सारे चेंजेस के हिसाब से एक प्रपोजल आया है जिसमें कि जो अगर मतलब जब तक आप सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ, जब तक आप 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक पहले आप नहीं कमाते
वो तो 50 लाख रुपया 2 करोड़ रुपए तक आप कमा लेते हैं, आपका एनुअल टर्नओवर हो जाता है, तब आपके ऊपर मतलब टैक्स और कंपनी के जितना भी प्रोसीजर, जो मैंने बताया था आपको, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो भी होता है, जिसमें आपको कंपनी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर से साइन कराना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों का आपको तामझाम में आपको नहीं फंसना है। आप सीधा आप और उस लिमिट को अब काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है, और जो वो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया, यानी कम से कम आप 2 करोड़ रुपया कमाएं। तो जब आप 2 करोड़ रुपया कमा ही लेंगे तो आपके पास अपनी टीम होगी, और अगर आपके पास अपनी टीम होगी तो आपको ये सब साइन कराने में, प्रोसीजर को पूरा करने में टाइम नहीं लगेगा। तो कुल मिला जुला के गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा रुख है ओबीसी को लेकर स्टार्टअप्स के लिए। और अब हम आपको एक डेटा और दे दे रहे हैं कि आखिर इंडिया में कितने स्टार्टअप है, आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो देखिए अभी का जो डेटा है उस देखिए, ये डेटा जो होता है कारपोरेट सेक्टर का, एक मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है, MIB मंथली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है, उसके हिसाब से हर मंथ ही जनरेट होती है। अभी प्रेजेंट में जैसे ये 1.3 मिलियन टोटल थे ओपीसीज। तो अब क्या है ओपीसी, ये कब की बात है, ये 31 दिसंबर 2020 तक की बात है। तो 31 दिसंबर 2020 तक 1.3 मिलियन थे, उसमें 34,235 एक्टिव ओपीसीज हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, बाकी डेड हो चुके हैं 1.13 मिलियन में। क्योंकि देखिए आधे लोग आइडिया लेके आते हैं और अपना बिजनेस को शुरू करते हैं, फेल भी होते हैं, मैक्सिमम लोग फेल ही होते हैं, तो थोड़ा बहुत हिट हो जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो ये 34 या 23 लोग 235 लोग विनर हैं, और इसमें बाकी 1.3 मिलियन में बाकी लोग इसमें हार गए हैं इसमें। अब इसमें क्या है देखिए कि जो ओबीसी इंडिया में, अगर हम पुराने डेटा को लें, 31 मार्च 2015 के डेटा को लें, जैसे 2014 में रूल आया, तो उसके बाद 1 मिलियन उस समय ओपीसी थे, जिसमें एक्टिव 2238 ऐसी कंपनियां थी जो एक्टिव थी, और अब जो प्रेजेंट में है वो 34,235 है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी ओबीसी के बारे में हमारी सारी जानकारी थी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा आप हमें। हमको लगता है ओबीसी के बारे में आपको समझा दिए हैं। मेंस में आप हर जगह पे इस टॉपिक को लिख सकते हैं, अपने 2 नंबर या 2 नंबर से, या 1 नंबर या 3 नंबर आप इस पर गेन कर सकते हैं इजीली, इसका जिक्र करके मेंस के आंसर राइटिंग में। कहीं ना कहीं आप इसको इंडस्ट्री और इकोनॉमी से रिलेटेड पेपर्स में, जो कि जनरल स्टडीज़ का पेपर 3 होता है, उसमें आप कहीं ना कहीं इसको इंक्लूड कर सकते हैं और अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय बेबाकी से दीजिएगा हमारे चैनल को लेकर। कोई आप चाहते हैं हमारे चैनल में किसी चीज़ का सुधार हो तो ये हमें बताइएगा, हम उस पर भी जरूर काम करेंगे। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 88118339 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और एक कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।